चलिए देखिए, शांत हो जाइए अब। पिछले क्लास में ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समाप्त हो गया था। इसमें आपको बताया गया कि चार ब्लॉक है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उसके बारे में सारी बातें हो गई थी। अब ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में छोटी मोटी कुछ कुछ बातें हैं, इसको समाप्त करके हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में इन करेंगे। अभी हम लोग तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। सुनिएगा ध्यान से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना पीरियड है? 7। इस 7 पीरियड में जो सबसे पहला पीरियड है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, और उसमें केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। केवल दो ही एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल विच कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। आगे सुनिए। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को थोड़ा गौर से देखिए। एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 10 तक गया है, और आप टोटल एलिमेंट्स को जोड़ेंगे ना तो आपको टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। थर्ड में देखिए 11 से लेके 18 तक गया है, तो ये 8 8 एलिमेंट दोनों में है। तो सेकेंड और थर्ड जो पीरियड जो है यह शॉर्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, और दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 8 8 एलिमेंट्स दोनों में। तो बताओ, पहला में कितना एलिमेंट था, दूसरा में 8, तीसरा में। आइए अब चौथा देखते हैं, चौथा और पांचवा को एक साथ देखिए। फोर्थ पीरियड को देखिए, कहीं भी जगह खाली नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। मतलब सब ग्रुप में एलिमेंट है। बताइए कितना एलिमेंट हुआ? 18। तो आप देखेंगे चौथा में भी और पांचवा में भी यह लॉन्ग पीरियड माना जाता है पीरियोडिक टेबल का। और फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड दोनों में 18 18 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको जोड़ें तो +18 +18 बचा कौन? सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। बताइए सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 32। 32 हैं। देखिए कैसे, छठा में यहाँ से लेकर यहाँ तक 18, और 14 ये नीचे उतरा था ना जी, 4F सीरीज याद करो। तो 18 यहाँ और 14 यहाँ, तो 18 और 14 32। और सातवां में भी वही बात है। सातवां में यहाँ पर टोटल 18, और इसके नीचे जो 5F सीरीज था उसमें कितना था? उसमें भी 14 था, तो 18 + 14 कितना हो गया? 32। It means fifth period and sixth period are longest period of the modern period table which contain 32 elements in each। आया ना? तो इस तरह से हम एलिमेंट्स का टोटल जानकारी लेते हैं कि कहाँ कौन कितनी संख्या में उपस्थित है। और जब आप इस सब को जोड़ेंगे तो आपको ये टोटल 118 पूरा हो जाएगा, और पता चल जाता है कि 118 एलिमेंट में कौन एलिमेंट किस जगह पर उपस्थित। क्या यहाँ तक में कोई परेशानी है? आप इसको एक एक करके पॉइंट वाइज लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे? शुरू करें लिखाना? लिखेंगे। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ periodic table which contain only two elements, hydrogen and आगे लिखेंगे। सेकंड एंड थर्ड
periods are short period of the periodic table which contain eight elements next point fourth and fifth periods are long periods of the periodic table which contain 18 elements in it. Which contain 18 elements. अच्छा एक चीज सुनिए, अभी पिछला बैच में एक लड़की बोल रही थी कि सर कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पते नहीं चल रहा है शुरू से क्या पढ़े क्या छूटा हुआ। चलिए आपको भी कंफ्यूजन है क्या? चलिए हम आपको थोड़ा स्पष्ट कर दें। हम लोग जो हम पर्सनली हम अपने बारे में बताते हैं कि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं 11th का टॉपिक तो डायरेक्ट 11th का शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है केमिस्ट्री का वो इतना बैड होता है कि डायरेक्ट 11th शुरू करें तो आप समझ नहीं पाओगे। तो वैसी स्थिति में आप जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं ऐप से, आप देखिएगा उसमें सब टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 9th एंड 10th लेवल। ये सच पूछिए तो कोई सिलेबस है ही नहीं, ये एक साधारण केमिस्ट्री है, ये एक लैंग्वेज है केमिस्ट्री का जो आपको जानना चाहिए। के बाद हम लोग पढ़े हैं क्वांटम नंबर, जिसमें हम लोग एटम के बारे में, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े हैं। उसके अंतर्गत और भी बहुत सारा चीज़ आया। तो ये जो क्वांटम नंबर था ना, ये दूसरा जो चैप्टर है आपका 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका ये एक पार्ट है। लेकिन दूसरा चैप्टर आपका पूरा खत्म नहीं हुआ है। क्वांटम नंबर दूसरा चैप्टर का एक पार्ट है जो खत्म हुआ है, उसका कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है। जैसे एटॉमिक मॉडल वगैरह अभी आप नहीं पढ़े हैं, उसको हम पढ़ा देंगे, अभी वो रुका हुआ है। इसके बाद हम जो तीसरा पढ़े वो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, जिसमें आप तीन तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े हैं, ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिटल वाइज। तो ये भी दूसरा चैप्टर का ही टॉपिक है। तो दूसरा चैप्टर का दो टॉपिक आप पढ़ के खत्म कर चुके हैं, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आप याद कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब समाप्त हुआ था तब आपका 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था। चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें लिखा हुआ होगा 11th लेवल, और वो 11th का वहाँ से शुरू हुआ। अब यदि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते और हम आपको वैसे ही एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा देते तो पढ़ाने में 10 से 12 दिन, हाईएस्ट 10 से 12 दिन लगता, लेकिन आपको उतना ढंग से समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया, उस टॉपिक को सब टॉपिक वाइज तोड़ दिया। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहले पढ़े, फिर उसके अंतर्गत उसमें कई सारा याद कीजिए लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़े थे, याद है 5-6 लॉ पढ़े थे, और भी कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग पढ़े थे जो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में दिया हुआ है। इसके बाद हम उसी चैप्टर के अंतर्गत आने वाला टॉपिक पढ़े मोल कंसेप्ट। एनसीईआरटी मोल कंसेप्ट 4 से 5 लाइन में खत्म कर दिया है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 14 से 15 लेक्चर लगा है उसको खत्म करने में। फिर उसी का एक टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, केमिकल यूनिट ऑफ मास में, पहला चैप्टर का ही पार्ट है, उसको खत्म किए। फिर आप देखिएगा स्टेशियोमेट्री टॉपिक नाम दिया होगा, वो भी पहला चैप्टर का ही हिस्सा है, फिर उसको खत्म किए। के बाद सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन आप खत्म किए हैं, जिसमें मोलरिटी नॉर्मलिटी आप पढ़े हैं, वो खत्म किए।
इसके बीच में एक और कोई टॉपिक आया था मुझे, वो तो सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ में आ जाता है। तो वो सब जो बात था वो सब पहला चैप्टर का ही बात था। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, आप पहला चैप्टर पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर आधा पढ़े हैं, आधा बचा हुआ है, एटॉमिक मॉडल बचा हुआ है, जिसको भी हम नहीं बता रहे, उसको हम देखेंगे बाद में, कभी छुट्टी के टाइम में बता देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें एक मॉडल आता है वो गलत है, फिर दूसरा मॉडल गलत है, तीसरा मॉडल गलत है, चौथा मॉडल। तो बैठारी में जब रहेंगे तो वो फालतू काम कर लेंगे, क्योंकि जो मेन कंसेप्चुअल चीज जो होता है केमिस्ट्री का, उस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस अभी कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर पूरा तरह से समाप्त हो गया है। अब एक आध गो टॉपिक बाय मिस्टेक छूट गया हो, एक अलग बात, लेकिन वो खत्म हो गया है। दूसरा चैप्टर का कुछ पार्ट समाप्त हुआ है, कुछ बचा हुआ है। और अभी हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पीरियडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी को दोनों एक ही बात हुआ। और इसके बाद पढ़ेंगे चौथा यूनिट, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं, बस चैप्टर को टॉपिक वाइज तोड़ दिए, पता ही नहीं चला कि कौन चैप्टर हुआ। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता चला कि यहाँ फिजिक्स पढ़ाया हो रहा था कि केमिस्ट्री। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। हालांकि हम, आप याद कीजिए, हम आपसे बात कर लिए थे इसके बारे में कि क्या हम आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल के ख़त्म कर दें या टॉपिक वाइज तोड़ दें। तो बहुत लोग बोले थे कि टॉपिक वाइज तोड़ के पढ़ाइए, जिसमें काफ़ी डिटेल में बात हुई। एनसीईआरटी से चलते तो 10 से 12 दिन में हम खत्म कर देते, अब तक तो पता चलता केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो गया, साथ साथ आप भी खत्म हो गए। नहीं समझ में आएगा भाई केमिस्ट्री आपको ऐसे, आप कंप्लीटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो। इसीलिए मन में ये उल्टा पुल्टा परसेप्शन मत निकाल लीजिए कि क्या पढ़े, क्या छूटा हुआ है। पढ़े वही जो आपको पढ़ना है, मैं थोड़े पढ़ा रहे थे आपको। चलिए लिखिए तो आगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। 6th and 7th पीरियड आर लॉन्गेस्ट पीरियड of the periodic table, which contain 32 elements in it. तो ये था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। अब आगे की बात सुनिए, यहाँ तक लिख चुके हैं आप? तो चलो वापस सीधा रहो, वापस फिर से पीरियोडिक टेबल पर। ये पीरियोडिक टेबल है, नहीं हुआ था क्या? रात से जो गर्मी किए हुए है, एकदम पागल करने वाला किए। 9 से 10 में पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाया, इतना गर्मी लगा। आप लोग थोड़ा कम संख्या में है तो चेंज कर दें इसको। चलो देखो, हाँ सुनिए, टोटल 7 पीरियड है, और एक ही पीरियड में आने वाला सारा एलिमेंट्स, सबके पास ऑर्बिट्स की संख्या समान होती है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब क्या बोले हम, आप ये समझो। जैसे ये छठा पीरियड है ना जी, तो इसमें आप जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं, छठा पीरियड में यही नहीं है बल्कि ये भी है। बोलिए हाँ या ना? यही समझ मिलके 32 होता है। तो छठा पीरियड का जितना भी एलिमेंट है, सब में 6 ऑर्बिट होगा। सातवां पीरियड का जितना भी एलिमेंट है, ये सब और फिर ये सब, इस सब में 7 7 ऑर्बिट होगा, सब में 7 ऑर्बिट होगा। फर्स्ट पीरियड में एक एक, सेकेंड पीरियड में दो दो, थर्ड पीरियड में तीन तीन, फोर्थ में चार चार, फिफ्थ में पांच पांच, छह में छह छह, और साथ में। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये बात समझते हैं तो पीरियोडिक टेबल आप देखिए, और कोई भी आपसे पूछ दिया, मान लीजिए कि आपसे पूछा कि निकेल में कितना ऑर्बिट होगा, तो आपको इसके लिए कन्फिग्रेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे बताइए कि ये किस पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का, तो इसमें 4 ऑर्बिट होगा। टंगस्टन
एटॉमिक नंबर 74, कितना ऑर्बिट होगा? तो इसमें छः छः ऑर्बिट होगा, क्योंकि ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट्स। लिखेंगे रो देखो, एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड having same number of ऑर्बिट्स। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर। ऑर्बिट की संख्या पीरियड की संख्या के बराबर होता है। हो गया यहाँ तक लिखा हुआ? अब वापस आइए फिर से पीरियोडिक टेबल पर, चेंज करो इसे। देखना इधर, फर्स्ट ग्रुप है ये सेकेंड ग्रुप है। अभी आप लिखे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। यानी एक ही ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स होता है ना, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। जैसे देखो, ये फर्स्ट ग्रुप है, इस सब के आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तुम चेक करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन 1, लिथियम का 3, पहला में 2, दूसरा में 1। फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। पोटासियम का याद करो, 2, 8, 8, 1। सब के आउटर मोस्ट सेल में कितना एलिमेंट, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ना हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखे तो देख, यहां पर आप लिखे थे एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, आगे लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एरो, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, सेल को ही ना हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हो गया लिखा हुआ? नहीं लिख रहे हो क्या तुम? फिर से वापस पीरियडिक टेबल पर आइए, इधर देखिए, चेंज करो इसे। देखो, ध्यान देना इधर, फर्स्ट ग्रुप को ही हम लोग 1A भी बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को ही 2A बोलते हैं, 13 ग्रुप को 3A, 14 ग्रुप को 4A, 15 ग्रुप को 5A, 16 ग्रुप को 6A, 7A और इसको 8A या 0 ग्रुप कहा जाता है। तो सुनिए इधर, रोमन में जो आप ग्रुप नंबर डालते हैं ना, आप याद कीजिए ग्रुप नंबर को, ग्रुप का नंबरिंग दो तरीके से होता है, एक 1 2 3 4 5 से लेके 18 तक, और एक रोमन में 1A 2A फिर 2B इस तरह से होता है, फिर 3A 3B इस तरह। आपके पास में यदि पीरियोडिक टेबल होगा तो देखिएगा, इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं ये चीज़ तो कोई दूसरा पीरियोडिक टेबल ऑफ फिट निकालना पड़ेगा।
अरे भाई इसको क्या हो जाता है यार, खराब हुआ क्या रे? तो होम पे ही है क्या? कोई ऐसा पीरियडिक टेबल देखते हैं जिसमें लिखा हुआ हो। ये रहा। कहाँ भाग गया? आ जाओ। देखिए आप, और जूम करें। देखिए, फर्स्ट ग्रुप को 1 ए कहा गया, सेकेंड को 2 ए। फिर देखो यहाँ 3 बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, 8 बी, 9 बी। नहीं नहीं, 9 बी नहीं होता है। 8 बी में ही ना, 8 बी, फिर 8 बी, 8 बी में 3 गो ग्रुप रखा गया है। 8 बी, 8 बी, 8 बी, फिर 1 बी, फिर 2 बी। इस सब का एक रीजन होता है, ऐसे ही नहीं जबरदस्ती रखा गया है। यहाँ देखो 13 को 3 है, 14 को 4 है, 15 को 5 है, 16 को 6 है, 17 को 7 है, और 18 को 8 ए या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ आप ये चीज ध्यान रखना कि रोमन में जो ग्रुप नंबर होता है ना, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन रोमन। ये बात समझ में हमने क्या कहा? लिखिए तो, लिखिए तो फिर समझा। क्या हुआ? क्या है? हंस क्या रहे हैं? कुछ विशेष बात है क्या रे? पूजा पाठ करके आया है क्या आज सब लोग? गर्मी ज्यादा है इस वजह से? बहुत बढ़िया। देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन रोमन। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक टेबल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रुप नंबर, और इधर लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ग्रुप फर्स्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ए। इस सब के आउटर मोस्ट सेल में ना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, 2 ए। इस सब के आउटर मोस्ट सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 ग्रुप को ही हम बोलते हैं 3 ए। इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 14 ग्रुप को ही कहा जाता है 4 ए। इसमें चार चार इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक पहुंचिए तो। इसी तरह से टेबल को आगे बढ़ाइए, हम इधर लिख देते हैं। 15 ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, 5 ए। सबके आउटर मोस्ट सेल में पांच पांच। 16 को ही कहा जाता है 6 ए। सबके आउटर मोस्ट सेल में छः छः। 17 को ही कहा जाता है 7 ए। सबके आउटर मोस्ट सेल में 7 7। और 18 को ही कहा जाता है 8 ए। या याद कीजिए, इसी को ना जीरो ग्रुप कहा जाता है। सबके आउटर मोस्ट सेल में होता है 8 8। लेकिन याद करो, यहाँ एक एक्सेप्शन है। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, सिर्फ तो ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्शन। क्या पूरा कर चुके आप?
क्या हुआ? हाँ? ए बी। देखिए एक्चुअल में है क्या कि ये जो बीच में एलिमेंट है ना जिसमें 2B 3B लिखा हुआ है, वो सब डिफरेंट वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इस सब में जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सॉरी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर ऑर्बिट में नहीं जाकर पेनल्टीमेट ऑर्बिट में जाता है। तो इसके पीछे का साइंस कुछ और है, इसीलिए इसको डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया। बाद बाकी को 1A 2A जो है ये सब आउट, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा तो इसको ए में रखा गया है। बाद बाकी जिसमें उल्टा पुल्टा हरकत करता है सबको बीच में रखा। इधर देखिए तो आप लोग, तो बताइए इस पीरियोडिक टेबल को देखकर इस सब के आउटर मोस्ट सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 1। इस सब के आउटर मोस्ट सेल में 2 2। इस सब के आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि यही 13वां या 3A है, इस सब में 4 4, इस सब में 5 5, इस सब में 6 6, इस सब में 7 7, इस सब में 8 8। खाली हीलियम में कितना होगा? लेकिन नोबेल गैस वो भी है। अब देखो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं ये जानना भी आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है अब आप ये सुनिए। इस एटम में ऑर्बिट की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा, हाँ या ना? तो साइज से उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आप ये सब केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो उसको वहां देखेंगे। सच पूछिए ना तो केमिकल बॉन्डिंग का ना बेस होता है पीरियोडिक टेबल। जिसको पीरियोडिक टेबल समझ में आया वही केमिकल बॉन्डिंग समझ पाएगा, ये तो समझ में नहीं आएगा आपको केमिकल। आगे की बात सुनिए। अच्छा ये बताइए कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 8 1। अब बताइए ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये निकालेगा तो सोडियम पर चार्ज कितना आ जाएगा? +1। यही इसका वैलेंसी हुआ। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था तब ने एक ही निकाला, वैलेंसी +1। 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो 2 निकालता तो वैलेंसी कितना? 2। यदि 3 इलेक्ट्रॉन रहता तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो वैलेंसी कितना? 3। अच्छा ये बताइए यदि 7 इलेक्ट्रॉन रहता तो क्या सातों का सातों निकाल देगा? तब वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके लिए आसान होता है 7 देना नहीं, एक लेना। तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका वैलेंसी -1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैलेंसी -2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैलेंसी -3 होता है। और ये कार्बन, ये लेन देन वाला काम करता ही नहीं है, ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है आपस में और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये सब बात तो आप तब समझ सकते हैं ना जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप ये जरूर समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर ही किसी एलिमेंट का वैलेंसी निर्भर करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी निर्भर करता है, केमिकल बॉन्ड का नेचर डिपेंड करता है। ये सब खेल वेल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी था कि किसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। क्या कोई परेशानी है यहाँ तक समझने? अब आगे की बात सुनिए। वैसे सारे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहा जाता है कि ये फुल फील्ड है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है। और ग्रुप 18 एलिमेंट्स वैसे ही सारे एलिमेंट्स हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करता है ना गेन करता है और किसी भी तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसको नोबेल गैस कहा जाता है। Hence group 18 elements are called inert gas or noble gas because they do not react with any species। कुछ restricted condition में एक जेनन है जो कुछ दो चार गो कंपाउंड का निर्माण करता है। ये सब बात आप पढ़िएगा पी ब्लॉक जब आप 12th में जाइएगा। यहाँ आपको ये सब बात पढ़ना नहीं। तो नीचे फिर से एरो दीजिए और लिखिए तो लिखेंगे। एलिमेंट्स which contain elements which contain 8 electrons, elements which contain 8 electrons in their valence shell
is said to be fulfilled। इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तुम समझ लेना कि ये फुलफिल्ड है। ये कुछ नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। लिखेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस, नोबल गैस और इनर्ट गैस, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। क्यों? Because they contain 8 electrons in their 8 electrons in their outermost shell, and these elements do not takes takes part in any chemical reaction or any bond formation। क्लियर है ये? लिखेंगे आगे। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस because they contain 8 electrons, their valence shell, and these elements do not takes part in any chemical reaction or bond formation। एक बार फिर से यहाँ एक्सेप्शन आएगा। कौन? हीलियम। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो फिर भी ये क्या है? नोबल गैस। बताइए तो क्यों? हीलियम में मात्र एक ही ऑर्बिट होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रखने का मैक्सिमम कैपेसिटी ही कितने का होता है? 2 का। तो वो 8 रखेगा कैसे? तो 2 पर ही वो नोबल गैस हो जाता है। हाँ ना, गर्मी है, बोर्ड भी गर्म हो जाता है। अभी ये हीट होता है ना, तो इधर से हीट निकालना शुरू करता है, रेडिएट। हो गया लिखा हुआ। अब आगे सुनिए। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हमने क्या कहा? नोबल गैस या इनर्ट गैस। अब कुछ कुछ बात इधर देखिए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? नोबल गैस। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आगे सुनेंगे। ये है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इसको कहा जाता है हेलोजन। क्या बोलते हैं इसको? काहे कहा जाता है यह भी जानिए। हम आज के बाद कभी भी बोले ना हेलोजन का कोई भी एलिमेंट ले लो, तो आप समझ लीजिए कि आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाता है? हेलोजन। कहा क्यों जाता है, अब ये सुनिए। हेलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग न्यूक्लियाई, वैसा एटम जो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, जैसे NaCl। बताइए, NaCl के निर्माण में Cl आया है? NaBr, KBr। तो नेचुरली सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है ये इसी सब से होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हेलोजन। तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन। क्यों? ड्यू टू साल्ट फॉर्मिंग न्यूक्लियाई और ड्यू टू साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। लिखेंगे एरो देखे, मिटाऊं इसे? लिखेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन ड्यू टू salt formation।
आगे लिखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज chalcogen due to ore formation. थोड़ा इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा chalcogen, घर पर या मोबाइल से सर्च कर लीजिएगा। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज chalcogen ड्यू टू ओर फॉर्मेशन। सुनिए इधर, काहे ऐसा कहा जाता है? chalcogen उस एलिमेंट को कहा जाता है जो ओर का फॉर्मेशन करता है। आप लोग ओर एंड मिनरल पढ़े होंगे हिंदी में, खनिज और नहीं नहीं लवण नहीं, अयस्क। खनिज और अयस्क पढ़े हैं आप? अरे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, ये सब नाम सुनने में आया है। तो जितना भी ओर होता है ना, उसके फॉर्मेशन में ग्रुप 16 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर मुख्य रूप से ओर का फॉर्मेशन करता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? चाल्कोजन। यहाँ पर जो है ना, चाल्कोजन में शायद के होता है, पर एक बार देख लेना, या सी होता है पता नहीं, एक बार देखो तो, मोबाइल पर चेक करो तो क्या है। और इसका स्पेलिंग देखिए, बताइए क्या है। ये लिखा हुआ है या सी लिख के लिखा हुआ है? ठीक है, लिखा हुआ। आगे बढ़ेंगे, इधर देखिए। ग्रुप 17 को क्या बोले? हेलोजन। ग्रुप 6 को क्या बोले? चाल्कोजन। आ जाइए वापस ग्रुप 11 पर। ग्रुप 11 को देखो, इसमें कौन कौन है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसका भी ज्यादा खोज हुआ नहीं, इस पर आप मत आइए। तांबा का सिक्का नाम सुना होगा, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का। तुम एक चीज गौर कर रहे हो, जितना चीज का सिक्का पुराने जमाने में बनता था, अरे आज ना रुपया वो कागज वाला आने लगा, पहले तो यही सब चलता था। असरफी वगैरह जिसको बोलते थे, सोना के सिक्का को ही असरफी बोला जाता था। इसको क्वाइनेज कहा जाता है। ग्रुप अभी हम लिखेंगे, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज क्वाइनेज ड्यू टू क्वाइन फॉर्मेशन। सिक्का के निर्माण के कारण ही ग्रुप 11 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? क्वाइनेज। अच्छा आप ये बताइए, तो इसी सब से सिक्का का निर्माण क्यों किया जाता था? पुराना जमाना में भी आदमी बड़ा होशियार थे, का रीजन क्या था बताइए तो। देखो, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये तीन ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जिसमें रस्टिंग नहीं होता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। यदि शुद्ध लोहा का सिक्का बना दे, शुद्ध लोहा, अभी जो आप सिक्का देखते हैं वो शुद्ध लोहा नहीं है, वो मिक्स आयरन है वो, समझे? उसमें टिन वगैरह भी मिला हुआ रहता है, उसमें जंग नहीं लगता है। लेकिन पुराने जमाने में साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो मिक्सचर का ये एलवाई मेटल का कंसेप्ट नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इसी का सिक्का बनाया जाता था, कॉपर का या चांदी का या सोना का। कॉपर का सिक्का तनी कम वैल्यू वाला होता था, चांदी का सिक्का उससे ज्यादा वैल्यू वाला होता था, और चांदी का सिक्का, ये सॉरी, सोना का, गोल्ड का जो कॉइन होता था वो ज्यादा वेल्युएबल होता था। अभी भी आप देखते होंगे, कुछ लोग के मुंह से सुनते होंगे कि वहां पर जो है सो एगो निकला है धरती के नीचे से, उसमें खाली सोना का सिक्के रखा हुआ है, कहीं कहीं निकलता है। तो ये वो सब पुराना जमाना में लोग चुरा चुरा के रखते थे, खास करके महिला मंडली आदत से मजबूर होती है। क्या बोली? देखिए तो, देखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, सॉरी ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर नोन एज क्वाइनेज टू क्वाइन फॉर्मेशन। अभी एक हिस्सा कहते हैं, लड़की लोग बुरा मत मानिएगा, मानिएगा तो क्या, फिर भी हम कहेंगे। तो लिख चुके आप यहाँ तक?
यहाँ के बाद अब टॉपिक चेंज होगा, एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे हम लोग, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सुनिए इधर, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम का मतलब मैं से नहीं है, हम मतलब हम सब से। वहाँ पर हम देखते हैं घर की महिलाएं जो होती है वो अपने हस्बैंड से चुरा चुरा के रुपया जमा करती है। देखे हो तुम लोग? ऐसा सुनने के लिए या देखने के लिए मिलता होगा। ठेठ, सुनो इधर, ठेठ भाषा में उसको खेतारी करना कहा जाता है, समझा? सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। अच्छा बताइए, तो ये आदत जो लोगों का होता है, ये अच्छा आदत है या खराब आदत है? अच्छा, लड़की लोग हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को लगता है कि ये अच्छा आदत है? सब कल के डेट में खेतारी करेगी। सेव करके रखिए, हाँ। देखिए इस बातों का, सुनिए सुनिए तो सही, इन बातों का दो पहलू है, एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव। अब हम दोनों पर विचार करते हैं। निगेटिव पहलू ये है कि आप घर के गार्जियन से या हस्बैंड से चोरी छुपे रुपया मार लेते हैं। ये कहीं से एक अच्छा संस्कारी औरत का काम नहीं हो सकता, या लड़की का काम नहीं हो सकता। अरे है कि नहीं? हाँ, आपको लेना है तो कह के लीजिए, लेकिन कह के, ये मर्द लोग ऐसे होते हैं या लड़का लोग कि कह के देगा नहीं, तो इनकी ये मजबूरी होती है कि चोरी छुपे निकाल लेना। अब घर का रुपया घर में ही रहा तो इसको चोरी भी माना नहीं जाएगा, ये ऑफिशियल चोरी है और लीगल चोरी है। तो निगेटिव बात यह है कि घर के आदमी को पता ही नहीं चलता है कि कितना रुपया पॉकेट से मारा जा चुका है। अच्छा, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो इस पर ध्यान भी नहीं देते, अच्छा कोनो बात नहीं है, अपने आदमी लिया है कि नहीं रे? अच्छा, दूसरा इसका पॉजिटिव, तो ये हमको लगता है कि निगेटिव है। दूसरा पॉजिटिव पहलू इसका ये है कि मान लो कि 2-4 लाख रुपया सेव करके रख ली महिला मंडली, कभी मान लीजिए कि घर में कुछ दिक्कत आया, वैसा मतलब आर्थिक तंगी बहुत भयानक उत्पन्न हो गई, तो ये लोग निकाल के अपना दे दी, तो चलो ये एक अच्छा बात हुआ कि सेविंग है। लेकिन हमको लगता है कि ये सेविंग यदि बैंक में हो तो 2-4 लाख और न बढ़ता। तो ये हम ये पूछ रहे थे कि ये सही है या गलत है। सबका अपना अपना सोच है, कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। चलिए आप ही सही, आपको जो लगता है वही ठीक है। आइए कल, हमको तो गलत लगता है। नहीं, हमारे साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ है, काहे कि हम अकेले रहते हैं। और दूसरा बात यह है कि हमारा रुपया का हिसाब करने के लिए 2-3 आदमी यहाँ है, समझे? घर पे रुपया का हिसाब नहीं होता है ना, यहाँ होता है रुपया का हिसाब। घर पे क्या हिसाब होगा? घर पर, घर तक रुपया पहुंचेगा तब नहीं हिसाब होगा। अब जाके देखिए वहां पर लड़का लोग है, पूछिए उससे कि हिसाब करता है कि नहीं।